नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज काफ़ी देर के बाद क्लास आ रही है नई कंप्यूटर 2.0 में। मैं कुछ दिनों से बिज़ी चल रहा था, आने वाले टाइम भी थोड़ा सा बिज़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एटलीस्ट एक क्लास जो है वो उसको अपलोड कर पाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी एंड मेमोरी मैपिंग। तो इसको थोड़ा सा हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इस नई क्लास में। तो कंप्यूटर 2.0 जो पहली बार क्लासेस देख रहे हैं या जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आपको वहाँ पे बाकी के क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी, फिर हम बाद में देखते हैं कि मेमोरी मैपिंग क्या चीज़ होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, रैम के साइज़ को बढ़ाते हैं। ये चीज़ को समझने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम रैम के साइज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में नहीं बढ़ाते हैं, बट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम रैम को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? हार्ड डिस्क की हेल्प से। हार्ड डिस्क की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक दैट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम बाय यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, ठीक है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि मान लीजिए रैम आपकी 4 GB की है, मान लीजिए 2 GB की रैम है और आप कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हो, प्रोग्राम रन करना चाहते हो जिसका साइज़ मान लीजिए 4 GB है। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो वो रैम में फिट होना चाहिए। अगर उसका साइज़ रैम से बड़ा होगा तो वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अब इस केस में आपका प्रोग्राम का जो साइज़ है वो 4 GB है, आपकी रैम का जो साइज़ है वो 2 GB है। तो अगर हम नॉर्मल वे से चलें तो ये प्रोग्राम इसमें रन नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कंप्यूटर जो हैं वो हैंग हो जाते हैं या बफर करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक नया कंसेप्ट है दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी। इस वर्चुअल मेमोरी के हेल्प से जो है हम क्या करेंगे, इस रैम का जो साइज़ है उस रैम के साइज़ को एक्सटेंड करेंगे। अब रैम के साइज़ को एक्सटेंड कहाँ से करेंगे? जो भी एक्स्ट्रा मेमोरी आएगी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी आपकी हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क क्या है आपकी? हार्ड डिस्क बेसिकली आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, रैम के साइज़ से भी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि सपोज आपके पास एक 4 GB की रैम है और प्रोग्राम का जो साइज़ है वो 10 GB है। अब आपको इसको नॉर्मली अगर आप रन करना चाहोगे तो रन नहीं होगा, लेकिन वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल हो जाता है कि आप 10 GB का प्रोग्राम जो है वो भी 4 GB की रैम पे आप चला सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कि क्या चीज़ होती है। एक एग्जांपल दी यहाँ पे, रियल लाइफ एनालॉजी यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि मान इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्टडी टेबल है जिस पे 5 बुक्स आती हैं और आपके पास यहाँ पे एक शेल्फ है जिस पे आप ये एक शेल्फ है और आप एक स्टडी टेबल पे 5 बुक रख सकते हो, लेकिन आपको 20 बुक्स की रिक्वायरमेंट है फॉर प्रिपरेशन। तो ऐसे में आप क्या करोगे, टेबल पे सिर्फ 5 ही बुक्स आती हैं लेकिन आपको चाहिए 20 बुक्स। क्या चाहिए? 20 बुक। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो 5 बुक्स हैं उनको टेबल पे रखोगे, बाकी के जो 15 बुक्स है उसको किस में रखोगे? शेल्फ में रखोगे। और जब भी आपको जिन बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो उन बुक्स को आप यहाँ पे रखोगे और पुरानी जो 5 होंगी इनको वापस शेल्फ में रख दोगे, ठीक है। मान लीजिए पहली 5 आपने पढ़ ली, इनको वापस रख दो, अगली 5 यहाँ से उठा के ले आओ। हाँ या ना? तो ये शेल्फ जो है, शेल्फ ये किसका काम करता है? ये हार्ड डिस्क का काम करता है। और ये जो टेबल है, ये टेबल ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ये रैम का काम कर रहा है। तो समझ आया आपको? उसी तरीके से यहाँ पे बड़े प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, पहले हम 4 GB का ही इस 10 GB में से जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा वो हम 4 GB में लेके आए। इसको इस तरीके से समझो कि आप कोई मूवी चला रहे हो, वो 10 GB की है, आपका रैम 4 GB तक ही है। तो हम क्या करेंगे, मूवी का कुछ पार्ट जो है, मूवी को हम मान लीजिए ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि मान लीजिए ये मूवी है 2 घंटे की, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, चार चार, ये 4 GB, ये 4 GB और ये बाद में 2 GB बच जाएगा। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है इसको मैं रैम में ले आता हूँ, उसको रैम में रन करूँगा।
अब जैसे जैसे मूवी चलेगी रैम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जो पार्ट खाली होता जाएगा उतना उतना पार्ट जो है वो जो हार्ड डिस्क जो आपका मूवी का जो पार्ट होगा वो रैम में डाउनलोड होता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली रैम के साइज को आपने एक्सटेंड किया, एक्चुअल में एक्सटेंड नहीं किया, बस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रैम के साइज से भी जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप आराम से रन कर सकते हो। यहाँ पे समझ आई बात आपको? तो क्या वर्किंग है इसकी, जो वर्चुअल मेमोरी है उस वर्चुअल मेमोरी की यहाँ पे वर्किंग डिफाइन की गई है। देखें यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो डिस्क में स्टोर्ड है, डिस्क का मतलब है यहाँ पे हार्ड डिस्क, ठीक है, उसमें से जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा उसको पहले रैम में लोड करते हैं। जितना रिक्वायर्ड पोर्शन होगा, मान लीजिए 10 GB की कोई मूवी थी, 10 GB की कोई मूवी थी, उसमें से जो रिक्वायर्ड पोर्शन है पहला 4 GB का मैंने रैम में डाउनलोड कर लिया, मतलब लोड कर लिया, डाउनलोड नहीं लोड कर लिया, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और आप आराम से जो है मूवी देखोगे। जैसे वो खत्म हो जाएगा 4 GB वाला पार्ट, तो जो न्यू पोर्शन होगा वो लोड होता जाएगा किसमें, रैम में, और फिर उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ये है वर्क फ्लो डायग्राम। ठीक है, दिस इज वर्क फ्लो डायग्राम की किस तरीके से चीजें होती है। ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आप पेपर में जो है वो क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये नोट्स मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब क्या क्या एडवांटेजेस होती है यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो क्या एडवांटेज है यहाँ पे, इट रन्स लार्ज प्रोग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है, रैम जो है वो अपने साइज से भी बड़े प्रोग्राम को रन कर पाता है, किसकी हेल्प से, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट की हेल्प से। प्रोग्राम लार्जर देन रैम कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द वर्चुअल मेमोरी, हाँ या ना। दूसरा एक तो आ गया कि बड़े प्रोग्राम को रन कर सकता है, दूसरा है बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पोर्शन, ओनली रिक्वायर्ड डेटा ऑक्युपाइज इनटू रैम। जैसे मूवी 10 GB की थी, मूवी 10 GB की थी, अब मुझे स्टार्टिंग में एट ए टाइम पूरी की पूरी मूवी थोड़ी देखूंगा मैं, कुछ कुछ पोर्शन देखता हूँ ना, पहले स्टार्टिंग का पोर्शन आएगा, फिर मिड पोर्शन आएगा, फिर लास्ट पोर्शन आएगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पार्ट जो है वो रैम में डाउनलोड हो रहा है। इसको कहते हैं बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल है इसे, मैनी प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, दिस इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। आपको पता है कि जब सीपीयू जो है, सीपीयू अगर कोई चीज जो है वो बार बार हार्ड डिस्क से अगर एक्सेस कर रहा है तो उसको आपको पता है उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, बस इस चीज को आपको समझना है। एक्सेसिंग डिस्क, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, इज स्लोअर देन रैम। ठीक है, अगर सीपीयू को कोई चीज रैम से मिल रही है और कोई चीज जो है वो हार्ड डिस्क के पास जा रहा है बार बार, तो टाइम लगेगा ना हार्ड डिस्क में जाने में। एक्सेसिंग डिस्क इज स्लोअर देन द रैम, देयरफॉर एक्सेसिव स्वैपिंग रिड्यूसेस स्पीड। मान लीजिए अगर आप 2 GB की रैम यूज कर रहे थे, 2 GB की रैम यूज कर रहे थे और डाटा चला रहे थे आप 10 GB का, तो सीपीयू को रैम के पास कितनी बार जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 बार जाना, सॉरी हार्ड डिस्क के पास कितना बार जाना पड़ेगा, 5 बार। क्योंकि आप वो 10 GB को 2 GB 2 GB 2 GB और 2 GB और 2 GB ऐसे ब्रेक डाउन करोगे तो बार बार रैम को, अगर आपकी मेमोरी ही बड़ी, मान लो आपकी रैम ही 8 GB की है, तो 8 GB की जो रैम है वो एक बार 8 GB का लेगा, अगली बार सिर्फ 2 GB का बच जाएगा, तो 2 GB का ले लेगा। इसलिए जो बड़ी रैम होती हैं वो जो है वो परफॉर्मेंस उनकी बेटर होती है। ठीक है, इसलिए उनकी स्पीड जो होती है वो बेटर होती है, क्योंकि उनको ये वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती भी है तो उस स्केल पे नहीं पड़ती जितनी छोटी मेमोरी को रिक्वायरमेंट पड़ती है। समझ आई बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस का। इसी में हम पढ़ेंगे कि मेमोरी मैपिंग क्या चीज़ होती है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एड्रेस स्पेस और एक होता है मेमोरी स्पेस। एड्रेस स्पेस को जो है हम लॉजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे दो तरीके के एड्रेसेस होते हैं, एक एड्रेस जो सीपीयू जनरेट कर रहा है, एक एड्रेस जो सीपीयू जनरेट कर रहा है, और एक एड्रेस जो एक्चुअल में रैम में होते हैं, एक एड्रेस जो एक्चुअल रैम में होते हैं। अब ठीक है, अब सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो बहुत सारे एड्रेसेस जनरेट करता है। अब रैम में जो एड्रेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब ये जो सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है और रैम
में जितने एड्रेसेस हैं इनको आपस में मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जाके चीज़ें हो पाएंगी। तो इसे कहेंगे मेमोरी मैपिंग। इसे क्या कहेंगे? मेमोरी मैपिंग। अब देखें यहाँ पे एड्रेस स्पेस क्या चीज़ होती है। एड्रेस स्पेस है कलेक्शन ऑफ ऑल एड्रेसेस जनरेटेड बाय सीपीयू। जितने सीपीयू एड्रेसेस जनरेट करेगा उन एड्रेसेस को एड्रेस स्पेस कहा जाता है, या फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहा जाता है, या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। ठीक है। अब मेमोरी स्पेस क्या चीज होती है? एक्चुअल एड्रेस लोकेशंस अवेलेबल इन द रैम। अब रैम के पास जो एक्चुअल एड्रेस लोकेशंस प्रेजेंट है उन्हें कहा जाता है मेमोरी स्पेस। इन्हें फिजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? एक एग्जांपल दी गई है, मान लीजिए एक सिटी का मैप बना रहा हूं मैं। ठीक है, उस मैप पे 10 के, मान लीजिए मैं एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैप बना रहा हूं सिटी का, कि मैं एक सिटी बना रहा हूं, उस सिटी में कितने हाउसेस बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक सिटी का एक मैप बनाया हमने जिसपे पॉसिबल है 10 के हाउसेस नंबर, 10 के हाउसेस जो है 10,000 हाउसेस के नंबर उस पे मैप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एक्चुअल हाउसेस जो बिल्ट हैं वो मान लीजिए 2,000 हैं। तो हाउस नंबर जो मैप पे हैं, जो मैप के पास हाउस नंबर्स हैं, वो क्या हो गए? एड्रेस स्पेस। वो क्या हो गए? एड्रेस स्पेस। और जो एक्चुअल हाउसेज हैं वो क्या हो गए? मेमोरी स्पेस। समझ आई बात आपको? एड्रेस स्पेस कौन जनरेट करता है? सीपीयू। मेमोरी स्पेस कौन जनरेट करता है? किसके पास होते हैं? रैम। ये समझना आपको क्या कंपैरिजन है यहाँ पे। एड्रेस स्पेस वर्चुअल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन जनरेट करता है इनको? सीपीयू जनरेट करता है। और ये लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू मेमोरी स्पेस, और दीज आर लॉजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस। मेमोरी स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल एड्रेसेस होते हैं जो एक्चुअल एड्रेस रैम के पास होते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? रैम में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू द एड्रेस स्पेस, एंड दे आर एक्चुअल एड्रेसेस, दे आर फिजिकल एड्रेसेस स्पेस प्रेजेंट इन द रैम। तो वर्चुअल मेमोरी में जो एड्रेस स्पेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेमोरी स्पेस। इन चीजों को समझना है। ठीक है, इन चीजों को दिमाग में बिठाना है, तभी जाके आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। अब मेमोरी मैपिंग है। आप देखो यहाँ पे मेमोरी मैपिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जो सीपीयू एड्रेसेस जनरेट कर रहा है, एड्रेस स्पेसेस, वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस या मेमोरी स्पेस प्रेजेंट इन द रैम। अब बहुत ज्यादा है, सीपीयू बहुत ज्यादा एड्रेस स्पेस जनरेट कर रहा है, लेकिन रैम के पास जो फिजिकल एड्रेसेस है वो बहुत ज्यादा कम है। अब इनकी मैपिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो फिजिकल एड्रेस कौन सा वाला फिजिकल एड्रेस है। तो इनको मैप करने की जरूरत है ना। तो सीपीयू जनरेट्स वर्चुअल एड्रेसेस। जैसे मैंने कहा कि भाई मेमोरी मैपिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? सीपीयू क्या जनरेट करता है? वर्चुअल एड्रेसेस। रैम को क्या अंडरस्टैंड होता है? फिजिकल एड्रेसेस। समवन मस्ट कन्वर्ट देम। मैप का मतलब होता है कन्वर्जन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेमोरी मैपिंग। ठीक है, तो मेमोरी मैपिंग क्या करता है? लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेसेस को कन्वर्ट करता है किसमें? फिजिकल एड्रेसेस में। फिजिकल एड्रेसेस में विदाउट मेमोरी मैपिंग सीपीयू कैन नॉट एक्सेस रैम करेक्टली। अगर ये मेमोरी मैपिंग ना होगा तो सीपीयू जो है वो रैम को एक्सेस नहीं कर पाएगा सही तरीके से। ठीक है, अब ये चीजें कौन कर पाता है? ये चीजें कर पाता है कौन? ये मेमोरी मैपिंग कौन करेगा? मेमोरी मैपिंग करेगा एक यूनिट है जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू करके एक हार्डवेयर होता है जो मेमोरी मैपिंग करता है। एमएमयू इज ए हार्डवेयर रेस्पॉन्सिबल, ये ध्यान रखना जरा, ये हार्डवेयर है। इट्स ए हार्डवेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी एंड कन्वर्टिंग लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि मान लीजिए एक एमएमयू जो है एक फिजिकल पुलिस वाले की तरह है। मान लीजिए यहाँ पे चौक पे एक पुलिस वाला खड़ा किया है। सीपीयू जो है वो मिलियंस ऑफ मेमोरी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करता है किसको? रैम को। ठीक है, अब ये एमएमयू जो बीच में खड़ा है यहाँ पे एमएमयू, ठीक है, सीपीयू यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है, बड़ी सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है यहाँ से। तो एमएमयू डायरेक्ट ईच रिक्वेस्ट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, अब एमएमयू को पता है कि भैया इसने जो सीपीयू ने यहाँ से रिक्वेस्ट की है वो किस जगह भेजनी है। वो स्लॉट 1 में भेजना है, स्लॉट 2 में भेजना है, स्लॉट 3 में भेजना है, या किस स्लॉट में भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एमएमयू। एमएमयू बोले तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, क्या सिर्फ एमएमयू का यही एक काम है कि फिजिकल लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा? नहीं, इसके और भी सारे फंक्शंस होते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस है एमएमयू के?
एक तो है रीलोकेशन बोले तो वही मेमोरी मैपिंग, ठीक है, एक ये काम करता है, दूसरा शेयरिंग का काम करता है और तीसरा प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे रीलोकेशन बोले तो जैसे मैंने कहा कि इट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस, दिस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड बाय एमएमयू, यही मैंने ऊपर आपसे कहा कि ये लॉजिकल एड्रेसेस को किस में, फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब शेयरिंग में एमएमयू क्या करता है, इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर कॉमन प्रोग्राम। शेयरिंग में एमएमयू क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को अगर मान लीजिए किसी कॉमन प्रोग्राम को एक्सेस करना है एट ए टाइम, तो वो भी जो है वो पॉसिबल हो पाता है, किसकी वजह से, एमएमयू की वजह से। मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट जो है वो एमएस वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, तो जब आप लैब में होते हो, किसी भी लैब में, जब मान लीजिए आप आपकी स्कूल की लैब है या आप कॉलेज की लैब है, तो जब आप उसमें आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जब आप उन कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपने वहाँ पे एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड में आपने कुछ लिखा, ठीक है, फिर आपने वो फाइल सेव की वहाँ पे, तो वो फाइल जो है वो सभी को एक्सेस होगी वहाँ पे, ठीक है। ओनली वन कॉपी कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी, इसमें ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल बंदे हैं तो मल्टीपल कॉपीज वहाँ पे स्टोर होगा, ऐसा नहीं, एक ही कॉपी स्टोर होती है वहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे होगी, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, एग्जाम्पल वन स्टूडेंट आंसर शीट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय अनदर स्टूडेंट, तो ये इससे भी प्रोटेक्ट कर पाता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कुछ स्टोर किया और दूसरा आके उसको चेंज कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस होते हैं किसके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के, एक रीलोकेशन, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल को डेफिनेशन में आ जाए, बताओ एमएमयू का ये जो रीलोकेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये मेमोरी मैपिंग से रिलेटेड है, मेमोरी मैपिंग से रिलेटेड है, जिसमें लॉजिकल एड्रेसेस को कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल एड्रेसेस में। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी, ठीक है, जिसमें मैंने मेमोरी मैपिंग और आपका जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है उसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में जो आपकी क्लासेस हैं वो एटलीस्ट वीक में 1 या 2 क्लासेस को मैं ला सकूं। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास।